नमस्कार, डिजाना विशेष में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव और स्टूडियो में इस वक्त हमारे एक खास मेहमान मौजूद हैं, प्रहलाद मोदी जी। श्री प्रहलाद मोदी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के सगे छोटे भाई हैं। उनसे लगभग 2 साल छोटे हैं, लेकिन प्रहलाद मोदी की केवल यही परिचय नहीं है कि वे नरेंद्र भाई के भाई हैं। उनका अपना एक व्यक्तित्व है, अपनी एक शख्सियत है। वे ऑल इंडिया फेयर शॉप केरोसिन एसोसिएशन के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसके अलावा वे एक योग संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हाल ही में उन्हें प्रधानमंत्री जन कल्याण प्रचार प्रसार अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। वे इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। प्रहलाद भाई बहुत मुखर हैं, बेबाक हैं और बिंदास तरीके से अपनी बातें रखते हैं। अहमदाबाद में रहते हैं और उनके पास एक वृहत अनुभव है जीवन का, राजनीति का, सामाजिक सेवा का, सामाजिक कार्यों का। लेकिन मोदी परिवार की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वे अपने भाई के रुतबे का, अपने भाई के प्रभाव का और अपने भाई के जलवे का कोई लाभ नहीं उठाते हैं। वे सहज और सरलता से अपना जीवन जीते हैं और यही मोदी परिवार की सबसे बड़ी विशेषता है, सबसे बड़ी ताकत है। प्रहलाद जी, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। प्रहलाद भाई, राम मंदिर को लेकर अभी आपसे मैं बात करना चाहूँगा। सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने वहाँ भगवान राम को साष्टांग दंडवत किया और कांग्रेस ने कहा कि ये एक भगवान राम का राजनीतिकरण कर रहे हैं। आज शशि थरूर का लेख है, उन्होंने कहा कि हमारा जो हिंदुत्व है, कांग्रेस का जो हिंदुत्व है वो समवेशी है, सबका है, लेकिन जो भाजपा का हिंदुत्व है वो कट्टर है और वो राजनीति से प्रेरित है। कल टीवी में मैंने देखा था 24 न्यूज में, आज तक में, कि कुछ मुस्लिम महिलाओं ने श्री भगवान राम की आरती की। मुझे लगता है थरूर जी को पता नहीं है कि उनका राम और भाजपा का राम, पहले भाजपा के राम को उन्होंने अछूत घोषित किया। अब जब भाजपा का राम, सबका राम, सच्ची दिशा में सब प्रचलित हो रहा है, तो अब उनको लेख लिखने की जरूरत पड़ती है। ये थरूर जी की बात से मैं सहमत नहीं हो सकता, क्योंकि हम भाजपा का राम वो सिर्फ हिंदुओं का राम नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का राम है और ये हिंदुस्तान का एक जमाने का राजा था। नहीं, पर भाजपा का राम और कांग्रेस के राम में अंतर थोड़ी है। वो कांग्रेस ने भी तो ताला खुलवाया था अयोध्या का, राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया। उसके बाद राम जी के लिए जो संघर्ष चला, तो कोर्ट में विवादित ढांचे के मामले में बार बार तारीख पढ़वाना और लंबाना और पूरा राम का जो अध्ययन है वो सब काल्पनिक है, ऐसी बात करना, तो क्या राम काल्पनिक होते तो 135 करोड़ लोग की आस्था का विषय नहीं होता। कई काल्पनिक बातें होती है। नहीं, आज तो कांग्रेस कह रही है कि वो राम को मानती है। राम, अभी जब मंदिर का निर्माण हो रहा था तो हमारे कमलनाथ जी जो है सुंदरकांड कर रहे थे, मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के। अच्छी बात है कि कमलनाथ जी को सद्बुद्धि आई, या तो राम मंदिर की नींव रखी गई और राम जी ने उनको ज्ञान दिया कि सुधर जाओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। अब तो मध्य प्रदेश में चुनाव है कुछ सीटों का, तो राम के शरण में जाना ही पड़ेगा। उन्होंने देखा कि भाजपा राम की शरण में गया तो 2 से 305 पे पहुंचा है, तो अब उनको लगता होगा कि अब हमारे लिए भी राम के सिवा कोई उद्धार नहीं है। अब मंदिर मस्जिद सिर्फ राम ही है, तो करते रहेंगे। नरेंद्र भाई अयोध्या नहीं गए लंबे समय तक,
वे मुरली मनोहर जोशी के साथ आखिरी बार अयोध्या गए थे, फिर 28 साल बाद वो अयोध्या तब गए जब राम मंदिर के भूमि पूजन करना था उनको, शिलान्यास का, राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखनी थी। 28 साल तक वो अयोध्या कई बार गए लेकिन रामलला के दर्शन करने नहीं गए, गली से ही वापस आ जाते थे। क्या कोई संकल्प था उनके मन में? नरेंद्र भाई ने 1970 में घर छोड़ दिया है। उन्होंने एक प्रकार का संन्यास लिया है। अब वो क्यों नहीं गए ये तो उनकी सोच है, इनका जवाब वो ही दे सकते हैं। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि नरेंद्र भाई के स्वभाव में यदि कुछ पकड़ में हो जाता है या ठान लेते हैं तो जब तक वो पूरा नहीं होता तब तक उसको छोड़ते नहीं। और शायद ये वजह हो सकती है जो आपने सवाल किया। प्रहलाद भाई, किस उम्र में नरेंद्र भाई ने घर छोड़ दिया था? नरेंद्र भाई 20 साल की उम्र में घर छोड़ के चले गए थे। 1970 में 20 साल की उम्र में। तो कोई खास वजह घर छोड़ने की कुछ रही हो, कोई झगड़ा हो गया हो, विवाद हो गया हो? नरेंद्र भाई वैसे चले नहीं गए हैं। नरेंद्र भाई संघ के प्रचारक के नाते माताजी और पिताजी की इजाजत लेकर, हमारे गुजरात में एक प्रथा है कि बेटा कोई शुभ काम करने को जाता है तो लापसी खिलाई जाती है। गुड़ के आटे की जो पतला हलवा बनता है इसमें। हाँ, पतला हलवा नहीं, वो कोरा बनता है, चूरमा जैसा। अच्छा जी। वो सुकन की लापसी कहते हैं। वो माताजी ने उनको खिलाई थी, तिलक लगाया था और फिर विदाई की है। इसलिए वो भाग के गए हैं, ये बात सोचने का नहीं। झगड़ा हुआ था, ये काल्पनिक बातें हैं। नरेंद्र भाई घर वालों की इजाजत लेकर संघ के प्रचारक के नाते घर छोड़ के देश सेवा के लिए चले थे। नरेंद्र भाई को चाय वाला कहा जाता है। कब उन्होंने चाय बेची, कब आपके पिताजी का क्या व्यापार था? थोड़ा पृष्ठभूमि में हमारे दर्शकों के लिए। हमारे जन्म से मुझे पता है कि हमारी रेलवे स्टेशन पर, वडनगर रेलवे स्टेशन में चाय की कैबिन है। गुमटी उस टाइम भी थी, आज भी है। आज ट्रेन नहीं आती है तो बंद है। हमारी माध्यमिक स्कूल बीएन हाई स्कूल वहां से नजदीक थी। यदि हम दौड़ के जाए तो 3 मिनट में रेलवे स्टेशन पहुंच सकते हैं और चल के जाए तो 5-6 मिनट लगती है। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन आने का टाइम और हमारी रिसेस का टाइम सेम होता था। और नरेंद्र भाई रिसेस में भाग के जाते थे और ट्रेन आती थी तो नरेंद्र भाई चाय, एक हाथ में वो मिट्टी के कुल्हड़ आते थे जी, वो कुल्हड़ लेकर और चाय की किटली लेकर खुद घूमते थे। कभी कभी मैं भी गया हूँ, बड़े भाई भी गए हैं, सब भाइयों ने चाय बेची है। लेकिन नरेंद्र भाई ज्यादातर ज्यादा जाते थे और पिताजी का पूरा कारोबार ही चाय के साथ जुड़ा हुआ था, इसलिए पूरा परिवार चाय वाला कहलाता है। और नरेंद्र भाई फिर कैसे बिना चाय वाला कहलाएंगे? और नरेंद्र भाई को तो इस पर गर्व भी। उन्होंने कहा कि चाय वाला और चाय को उन्होंने एक चुनावी मंत्र बना दिया था पिछले चुनाव में 2014 में। जगह जगह उन्होंने चाय पर गोष्ठी की और वो जो मणिशंकर अय्यर का बयान था कि कांग्रेस कार्यालय के बाहर चाय की गुमटी लगाना पड़ेगी, वो कांग्रेस को लेने के देने पड़ गए। कांग्रेस वाले शायद वही समझते होंगे कि इस देश में लोकतंत्र है, लेकिन ये कांग्रेस के लिए ही है, बाकी के लिए नहीं है। बाकी के लिए स्वप्न है। लेकिन हिंदुस्तान की जनता ने 2014 में ये साबित करके दिया कि चाहे चाय बेचने वाला हो या झाड़ू लगाने वाला हो, इस देश की गरिमा, इस देश की न्यायपालिका, इस देश का लोकतंत्र, इस देश के सामान्य नागरिक के लिए भी इतना है जितना बड़े लोगों के लिए, जितना कांग्रेस के लिए,
उतना भाजपा के लिए है। और जनता ने वो साबित करके दिया कि मणिशंकर अय्यर जी, चाय बेचने के लिए आपको गुमटी लगानी पड़ेगी, अब चाय वाला पंतप्रधान बन जाएगा। प्रहलाद भाई, इस देश में ऐसा सिस्टम है कि एक आदमी सामान्य सा कारपोरेटर बन जाए, पार्षद बन जाए, तो उसकी एक दो पीढ़ियों की खाने पीने की व्यवस्था हो जाती है, वो बहुत अच्छा संपन्न हो जाता है, खूब कमा खा लेता है, गाड़ियों में घूमने लगता है। आपके बड़े भाई गुजरात में लंबे समय तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, 3 बार मुख्यमंत्री बने, पिछले 6 साल से वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। आपके परिवार को क्या कोई ऐसा लाभ मिला, ऐसा लगता नहीं है क्या? इसको ये माना जाए कि नरेंद्र भाई अपने परिवार के प्रति थोड़ा सा बेरुखी रखते हैं या उनका कोई भाव नहीं है? नरेंद्र भाई का भाव है या नहीं है वो एक बाजू बात रखो, लेकिन परिवार राष्ट्रवाद के साथ जुड़ा हुआ परिवार है। राष्ट्र की संपत्ति का दुरुपयोग नहीं करना ये हमारे संस्कार में है, हमारे माता पिता ने वो संस्कार दिए हैं, और इसी वजह से पूरा परिवार कभी अपेक्षा रखता ही नहीं है। नरेंद्र भाई जो कुछ है वो राष्ट्र के लिए है। नरेंद्र भाई ने घर छोड़ा है तो राष्ट्र के लिए छोड़ा है। 135 करोड़ लोगों के लिए नरेंद्र भाई है, हम 5 या 6 लोगों के लिए नहीं है नरेंद्र भाई। नरेंद्र भाई 20 साल के थे तब तक हमारे थे, 20 साल के बाद वो पूरे देश के हैं। इसीलिए हमने भी ठान लिया है कि हमारे से ऐसा कुछ न हो जाए जैसे नरेंद्र भाई की नाम की गरिमा को ठेस पहुंचे। नहीं, पर इतनी वृद्ध माँ है आपकी, आपको जो है वो 2000 रुपये लेने के लिए रिक्शे में बिठा के उनको ले जाना पड़ता है। नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री की माँ रिक्शे में जाए अच्छा लगता है क्या? हमें वो बहुत गौरवपूर्ण लगता है। माँ अपना काम खुद कर सकती है और माँ की इच्छा होती है कि मैं ये काम कर लूं, तो उसको रोका थोड़ा जाता है। तो लोग कहते हैं कि राजनीति, नरेंद्र भाई ने रिक्शे में बैठ के एक तरह की राजनीति करने की कोशिश तो की। उनको कहा ना कहा है किसी ने? विरोधी दल वालों को नरेंद्र भाई ने मना किया है कि आप राजनीति न करो। नरेंद्र भाई कुछ भी करे तो राजनीति, और विरोधी दल वाले करे तो बेचारा, कैसा माना जाता है? नहीं, पर आपको परिवार में ऐसा कभी कोई ऐसी इच्छा नहीं होती कि भाई प्रधानमंत्री है, भाई मुख्यमंत्री है, तो हमको भी कुछ सुविधाएं मिलना चाहिए, कुछ लाभ मिलना चाहिए? हमें हमारी मजदूरी करके कमाई पे गौर और गौरव है। हमें गरूर है कि हम हमारा काम कर लेते हैं और खाना पीना कमा लेते हैं। आपका घर कैसे चलता है प्रहलाद भाई, आप क्या करते हैं? मेरी राशन की दुकान है, आज भी चलाता हूँ, और उसमें मुझे आनंद है। मुझे तो इतना आनंद है कि मेरा भाई पंतप्रधान है, लेकिन मेरी तो राशन की दुकान है। मैं भी आम जनता की तरह जनता के साथ हूँ। मुझे कोई अभिलाषा नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है। आप राशन की दुकान में बैठते हैं? हाँ, बैठता हूँ। आपके दूसरे भाई सोम भाई क्या है? सोमा भाई पहले गवर्नमेंट सर्वेंट थे, उन्होंने स्वैच्छिक निवृत्ति ली और उसके बाद हमारे मादरे वतन में वृद्धाश्रम चलाकर सेवा का काम करते हैं, और जो पेंशन आता है उन पर वो अपना गुजारा चलाते हैं। और जो सोमा भाई से छोटे अमृत भाई? छोटा भाई से जो अमृत भाई है वो मेज प्रोडक्ट्स अहमदाबाद में टर्नर थे, लेथ मशीन का कारीगर जी। वो अभी रिटायर्ड लाइफ जीते हैं। उनका बेटा लेथ मशीन लाया है और लेथ मशीन चलाता है अपना। और फिर मैं हूँ, आप और मेरे से छोटा भाई पंकज वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट था, अभी 2 साल पहले रिटायर्ड हुआ है। उसका बेटा नौकरी करता है और उसका चलता है। आपकी एक बहन है? हाँ। वो क्या करती है? बहन घर का काम, अपने घर का काम संभाल लेती है। मेरे जीजा जी LIC में ब्रांच मैनेजर थे, वो भी रिटायर्ड लाइफ जीते हैं। बहन का बेटा है, वो IT विभाग में सर्विस करता है, और
उनकी बेटियां अपने अपने घर हमने हैं। सुना कि आपके कुछ चचेरे भाई हैं, वो कबाड़ का ठेला लगाते हैं, कबाड़ी का काम करते हैं। मेरा चाचा का लड़का है जिसका नाम अरविंद भाई है, वो कबाड़ी का काम करता है, यानी पुराने बारदान लेना, पुराने डिब्बे लेना और वो इकट्ठा करके फिर बेचता है और उस पर उसका घर नपता है। देखिए, आपने जो मुझे बताया उस हिसाब से लगता है कि बहुत ही निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की स्थिति है। हाँ। बल्कि अब आपका एक भाई कबाड़ी का काम कर रहा है, छोटे मोटे शीशी बोतल ये चीजें ले रहा है। नरेंद्र भाई कोई एक आध अंबानी से बोल के, बिरला से बोल के कोई एक आध इंडस्ट्री आप लोगों को क्यों नहीं डलवा देते हैं? वो तो आप नरेंद्र भाई से पूछिए। हमने तो ठान लिया है कि हमारा कोई काम ऐसा ना हो कि मेरे भाई का नाम खराब हो। माँ क्या करती हैं? माँ बस माँ घर पे 98 साल की हैं। पूजा करती है, माला करती है, माला जपती है, छोटे भाई के साथ रहती है और खुश है। माँ कभी दिल्ली भी गई थी प्रधानमंत्री जी के और घर। भाई साहब ने बुलाया था कि माता जी आ जाओ, माता जी गई थी, भाई साहब ने घुमाया रखा, फिर माता जी आई। तो नरेंद्र भाई जब आते हैं मिलने, अब जब चले गए उसके बाद भी आप लोगों से मुलाकात कैसे होती है? फ्रीक्वेंटली होती है? कभी बहुत लंबा लंबा नरेंद्र भाई से रूबरू मुलाकात तो हमारे लिए स्वप्न है, लेकिन कभी कभी उनका फोन आ जाता है और उन दो ही बात पूछते, कैसे हो, क्या करते हो, बच्चे क्या करते हैं, सबका स्वास्थ्य अच्छा है, अच्छी रीते चलता है कारोबार तुम्हारा, बस इतना पूछ लिया, फोन कट हो जाता है। आखिरी बार आप कब मिले थे नरेंद्र भाई से? मुझे तो नरेंद्र भाई से मिले बहुत समय हो गया। गुजरात में मुख्यमंत्री थे, 14 साल रहे, मैं 3 दफे मिला हूँ 14 साल में। 2 दफे मेरे संगठन के नाते और 1 दफे नरेंद्र भाई ने मुझे बुलाया था तो मैं गया था। अब आप दिल्ली जाते हैं कामकाज के सिलसिले में, तो प्रधानमंत्री निवास में नहीं ठहरते आप? मैं गुजरात भवन में ठहरता हूँ, उसका चार्ज देता हूँ और हम वही समझते हैं कि देश ने नरेंद्र भाई को जो दिया है उस पर परिवार का कोई अधिकार नहीं है, देश की संपत्ति है और नरेंद्र भाई उसके हकदार हैं। हम हकदार नहीं है कि हम वहां चले जाएं। माँ का इलाज कौन से अस्पताल में होता है? सरकारी अस्पताल में माँ होता का है या- इलाज सामान्य अस्पताल में होता है और गुजरात में सिविल हॉस्पिटल की सुविधाएं अच्छी हैं गवर्नमेंट की, तो माँ का इलाज वहाँ कोई होता बड़े है। नर्सिंग, गुजरात में बहुत बड़े बड़े नर्सिंग होम है, अहमदाबाद में, बड़ौदा में, राजकोट में, नवसारी में, वहाँ क्यों नहीं इलाज कराते आप? हमें अच्छी सुविधा वहाँ है तो फिर वहाँ जाने की जरूरत क्या है? हम भी सामान्य नहीं, इंसान हैं। वो प्रधानमंत्री की माँ है, सामान्य अरे, थोड़ी है वो। वो देश के लिए प्रधानमंत्री है, हमारे लिए हमारा भाई है, इसीलिए जो हमारा परिवार जैसा है वैसा ही हमारा भाई है। हम क्यों उसका नाम का उपयोग करके देखिए, बदनामी लेवे। लाल बहादुर शास्त्री जी को छोड़ दें आप और एक नरेंद्र भाई का जिक्र आप कर रहे हैं, छोड़ दें, तो भारत के जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उन सब ने अपने परिवार के लिए काफ़ी कुछ किया है। नेहरू जी ने इंदिरा जी को आगे बढ़ाया और वो देश की प्रधानमंत्री बनी। नेहरू जी के जीवन काल में ही वो कांग्रेस के अध्यक्ष बन गई थी 30-31 वर्ष की उम्र में। इंदिरा जी के जीवन काल में ही राजीव गांधी कांग्रेस के बहुत बड़े पदाधिकारी बन गए थे और पूरा एशियाड का आयोजन हुआ था जिसके वो प्रभारी थे। राजीव गांधी के जाने के बाद सोनिया जी, और सोनिया जी के जीवन काल में राहुल जी राष्ट्रीय महासचिव बन गए थे। तो नरेंद्र मोदी जी अपने परिवार से किसी व्यक्ति को राजनीति में प्रतिस्थापित करेंगे या करने वाले या नहीं करेंगे? मैं आपको इस बात का जवाब देता हूं कि नरेंद्र भाई भाजपा से है और आपने जो जो नाम बताए वो सब कांग्रेस से है। नरेंद्र भाई श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने संघ में जो कुछ पाया है और हमारे माता पिता ने जो संस्कार दिए हैं उसके साथ चल रहे हैं। कांग्रेस परिवारवाद पर चलता है, भाजपा उसमें नरेंद्र भाई परिवारवाद पे चलने का सोचने वाला इंसान नहीं है और परिवार अपने बलबुद्दे पे आगे आए तो उसमें उनको कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन उनके नाम से उनका फोटो लेकर घूमने से
आगे बढ़े, ये परिवार सोचता नहीं है। और हम भी कहते हैं कि हमारा भाई ये कभी ना सोचे कि परिवार को बढ़ावा दे देवे। राष्ट्र के नुकसान करके हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें तो राष्ट्र की संपत्ति आम जनता की संपत्ति है। हमें कोई पद ऐसा नहीं चाहिए, हमें कोई उद्योग धंधा नहीं चाहिए। जो हम कर रहे हैं उसी में हमारी खुशी है। प्रहलाद भाई, आप काफ़ी सक्रिय हैं, व्यापारी एसोसिएशन के आप अध्यक्ष भी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, आपको काम कर रहे हैं आप। चूँकि गुजरात भाजपा का गढ़ है, भाजपा की प्रयोगशाला है। अहमदाबाद जहाँ आप रहते हैं वो तो भाजपा का गढ़ है, गांधीनगर अहमदाबाद। गांधीनगर में तो बरसों जो है लालकृष्ण आडवाणी आए और चुनाव जीतते रहे। तो वहाँ से आप भी इतना काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप वहाँ विधायक का या सांसद का टिकट लेकर क्यों नहीं चुनाव लड़ते हैं? हम जाहिर जीवन में, मैं हूं परिवार में से, लेकिन मैं जाहिर जीवन में इसलिए नहीं आया हूं कि मैं कहीं से टिकट ले लूं और चुनाव लड़ लूं। आपके लिए तो टिकट बहुत आसान बात है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी के हाथ में तो है पूरे 400-500 टिकट जितने भी देश में बढ़ते हैं। कह दिया ना कि परिवारवाद से दूर रहने का नरेंद्र भाई का सपना है। उसको हम ठेस पहुंचाने के लिए, हम मांगने के लिए भी तैयार नहीं है। क्या आप अमित शाह को फोन करते टिकट मिल जाएगा? अरे अमित शाह को क्यों कहे, हमारे भाई की नाम बर्बाद करना है हमें। तो टिकट मांगने में क्या बर्बादी? नहीं, हमें कोई जरूरत नहीं है। हमारी कार्यक्षमता यदि पार्टी को लगे और पार्टी हमें बुलाए तो उसकी मनाही नहीं है। बाकी हम मांगने को तो जाना, वो हमारे लोही में विचारों में है नहीं। आपने कहा कि पार्टी अगर दे तो हम लड़ लेंगे, तो अमित शाह क्यों नहीं सोचते कि भाई वो अमित शाह जी का सोच है, हम क्यों समझा सके कि अमित शाह क्यों नहीं सोचते? वो अमित शाह का भी सोच है। जब नरेंद्र भाई पर बहुत सारे आरोप लगते हैं, व्यक्तिगत आरोप भी लगते हैं उनके ऊपर, बहुत सारी बातें उनको व्यक्तिगत जीवन को लेकर खड़ी की जाती हैं, तब एक भाई होने के नाते आप कैसा अनुभव करते हैं? हमको पूरा भरोसा है कि जितने आरोप लगते हैं वो बेबुनियाद होते हैं। तो फिर हमें सोचने का कोई समय है ही नहीं ऐसी बातों से, क्योंकि कोहिनूर हीरा हीरा ही है, उसको आंच नहीं आएगी। सोने को कभी आंच नहीं आती है, गोधरा का जैसे भी आरोप लगे। गोधरा कांड हुआ, और तो गोधरा कांड के बाद जो है वो जो गुजरात में दंगे हुए और उन दंगों में जिस तरह से मुस्लिमों का कत्ल हुआ, मुस्लिम मारे गए, उसके बाद नरेंद्र भाई को कातिल कहा गया और नरेंद्र भाई को कहा गया कि वो मुस्लिमों के हत्यारे हैं। तब क्या प्रतिक्रिया थी माँ की और आपकी? हम पूरे भरोसे से कहते हैं कि हम जिस समाज से आते हैं, जिस घर से आते हैं, हमारे हाथ से चूहा कभी मरा नहीं है। तो हमारे भाई की सोच में इंसान की कत्ल करवाने का आएगा ही नहीं, वो हमें भरोसा है। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन हमारा भाई इस आरोपों से आज बाहर है। और लेकिन आज हम कह सकते हैं कि जो मुस्लिम समाज को भड़काने का काम किया था जिन लोगों ने नरेंद्र भाई के विरोध में, आज वही मुस्लिम समाज में बहुमत लोग नरेंद्र भाई को स्वीकार के आगे आए हैं। इसी प्रमाण है कि नरेंद्र भाई कातिल नहीं थे। बेस्ट बेकरी कांड हुआ, पटौदी का काम हुआ, वहाँ पे सांसद को जिंदा जला दिया गया, उनकी बेवा आज भी सुप्रीम कोर्ट में लड़ रही है। बड़ौदा के अंदर बेस्ट बेकरी कांड हुआ, अहमदाबाद में हुआ। तो ये सब घटनाक्रम कहीं मन को व्यथित करते हैं, हिलाते हैं? मानव होने के नाते व्यथित तो होता है। कोई भी इंसान की हानि हो जाए तो मानव को व्यथित नहीं करेगा तो किसको करेगा? व्यथित तो करता है, लेकिन न्यायालय न्याय कर रहा है। गुनहगारों को जेल में भेज दिया है। कई गुनहगार आज भी जेल में सबड़ रहे हैं। जिन लोगों को सजा हुई है उनमें भाजपा के भी कुछ नेता हैं, भाजपा की मंत्री भी है माया कोडवानी। तो अब उसमें क्या, ये इन दंगों में क्या भाजपा का हाथ था? कई जगह भी कांग्रेसी भी थे जो मुकदमा लड़ भी रहे हैं। कहीं भी कोई भी गुनहगार ने ऐसा नहीं कहा है
कि हमें भाजपा का आदेश था और हम ये कर रहे थे। यदि पूरा षड्यंत्र बनता है और कहीं किसी का नाम जोड़ दिया जाए तो वो न्याय के लिए अभी लड़ रहे हैं, फिर दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है, तो उसमें पार्टी को बदनाम करना या नरेंद्र भाई को अंदर घसीट लेना वो मैं ठीक नहीं मानता। क्या कांग्रेस बदले की राजनीति करती रही? अमित शाह को कई दिनों तक जेल रहना पड़ा, फिर उनको राज्य बदर होना पड़ा। नरेंद्र मोदी साहब के ऊपर भी सीबीआई की जांच हुई, सीबीआई के दफ्तर के बाहर वो मुख्यमंत्री रहते हुए कई कई घंटे बैठे रहते थे। फर्जी कांड उनके ऊपर, जो टेप कांड उनके ऊपर चला, फर्जी उनके ऊपर एक वो इशरत जहां के हत्याकांड में मुकदमा चला, या जो एक शराउद्दीन मारा गया हमारे मध्य प्रदेश का, उज्जैन का, उसमें मुकदमे चले। ये सब क्या प्रताड़ना की राजनीति थी? वो तो अब कांग्रेस वालों को पूछिए, इसका जवाब तो कांग्रेस दे सकती है। लेकिन आपके परिवार को कैसा लगता था जब इस तरह की प्रताड़नाएं होती थी? हमें दुख होता था कि आप इस देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में कोई एक व्यक्ति को टारगेट करके, वो मजबूत व्यक्ति है तो उसको हटाओ बीच में से, तो अपना कौभांडकारी राज चलता रहे। ये आएगा तो ऐसा होगा, उनकी दुकानें बंद हो जाएगी, ये सब जो सोच थी, इसके कारण ये लोग जो कुछ कर रहे थे। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि सोने को आंच नहीं आती है, वो सोना सोना ही होता है। नरेंद्र भाई ने वो सब प्रस्थापित कर चुके हैं और आज भी देश की 135 करोड़ की जनता उसको स्वीकार कर रही है। नरेंद्र भाई को कांग्रेस को हटा दिया, वो ही प्रमाण है कि उन्होंने गलती किया था। नरेंद्र भाई का जो लोग थे जिन्होंने नरेंद्र भाई को स्थापित किया, केशव भाई पटेल या लालकृष्ण आडवाणी, जिन्होंने बहुत नरेंद्र भाई को आगे बढ़ाया, लेकिन लोग कहते हैं कि नरेंद्र भाई ने उनको ही पीछे कर दिया। केशव बप्पा जो नरेंद्र भाई के गुरु थे वो भी पीछे हो गए, आडवाणी जी थे वो भी पीछे हो गए। कहाँ तक सच्चाई इस बात? मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। केशव भाई उम्र के कारण अब काम नहीं कर सकते, आडवाणी जी भी उम्र के कारण थोड़े कुछ शारीरिक तकलीफें भी होगी, और पार्टी का विषय है ये सब। किसको कहाँ क्या काम देना वो पार्टी का विषय है, उसमें परिवार के सदस्य के नाते मैं कुछ कह सकता नहीं। लेकिन जो नरेंद्र भाई के बहुत अच्छे दोस्त थे, शंकर सिंह बाघेला जी और प्रवीण तोगड़िया जी, कई हमने पुराने फोटो देखे हैं कि बाघेला जी और मोदी जी पुराने ज़माने में एक मोटरसाइकिल पे थे, दीवार पे स्टूल पे पोस्टर लगाते थे, भाजपा का काम करते थे। तोगड़िया जी और नरेंद्र भाई ने भी खूब साथ में काम किया। ये सब क्यों अलग अलग हो गए? वो अपनी अपनी सोच होती है। एक घर में 5 भाई हैं, शादियां होती हैं, फिर अलग हो जाते हैं, तो इसमें माता पिता को दोष दिया जाता है, बड़े भाई को दोष दिया जाता है। समय आता है, अपनी अपनी सोच के लिए अब हम अलग होते हैं भाई। वैसा ही है ये भी एक परिवार है। जब तक चले साथ में तब तक चले, नहीं चले तो उनकी सोच है। संजय जोशी भी बड़े नज़दीकी मित्र थे नरेंद्र भाई के, अब नहीं है वो साथ में। तो संजय जोशी से पूछ लेना चाहिए। बाकी मैंने तो कहा कि अपनी सोच है, सोच के मुताबिक सब लोग 20 चलते साल हैं। तक वो आपके साथ रहे परिवार में, घर में। क्या उनके शौक थे, क्या उनको पसंद था खाने में, क्या उनका जीवन था? हमारा दर्शक कुछ तो गरीब परिवार में शौक की तो बात ही छोड़ो कि ये मेरा शौक है और ये मुझे मिले, ये ऐसा करो, वो तो समय पे मिल जाता था तो खुशी होती थी। नरेंद्र भाई का शौक पहले पढ़ने में, पठन में, और कपड़े का शौक पहले से था। अब तो कहते हैं वो 10 लाख का सूट पहन लिया था उन्होंने एक बार। अरे भाई ये तो सब नाटकबाजी चलती है। किसी ने भेंट किया और उन्होंने पहना तो क्या गुनाह किया? और वो 4 लाख का सूट
10 लाख में 4 करोड़ में बेचकर उसकी जो कीमत आई वो देश की महिलाओं के उत्थान के लिए उन्होंने दे दिया। फिर कोई क्यों नहीं बोला कि उसने 10 लाख का कोट पहना सूट बूट वाली सरकार, लेकिन 4 करोड़ रुपया वहां दिया, वो उसका आज तक कोई जिक्र नहीं करता है। तो कपड़े पहनने के शौकीन थे नरेंद्र भाई? कपड़े के पहले से शौकीन थे। पुराना कपड़ा हो उसको अच्छी तरह से बना देते थे। स्त्री तो थी नहीं, तो लोटे में कोलसा भरते थे और ऊपर से पकड़ के दबा के इस्त्री करते थे, और हम सब धोए हुए कपड़े पहनते थे, वो इस्त्री वाले कपड़े पहनते थे। वो शौक आज भी बरकरार है। दूसरी बात है कि भगवान ने उनको ऐसा स्वरूप दिया है कि कोई भी कलर का कपड़ा पहना हो, कोई भी रंग ढंग का कपड़ा पहना हो, तो वो हीरो हीरो ही होता है, उसको सेट हो जाता है। तो बड़ा भाई आज भी देश में चर्चा का विषय है कि ये कपड़े कहाँ से लाते हैं, कहाँ सिलाते हैं, क्या है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऊपर वाले की देन है, और ऊपर वाले की देन है और उनकी भक्ति है समाज सेवा में, तो सब कुछ अच्छा ही लगता है। उनको खाने में क्या पसंद था? खाने में पहले तो घर में हमें तो बाजरे की रोटी और गेहूं की रोटी और सब्जी मिलती थी, चाहे कभी दाल चावल मिल जाते थे। लेकिन नरेंद्र भाई को ज़्यादा पसंद थी, आप यहाँ रेडमी कहते हैं या पूरनपूरी कहते हैं? पूरनपूरी कहते हैं। तो कभी माँ बना देती थी तो भाई साहब बड़े ठाठ से खा लेते थे। ये उनका शौक समझो तो शौक। आज नरेंद्र भाई का शौक है खिचड़ी खाने का। आज भी आप पंत प्रधान के बंगले पे जाओगे तो उनके लिए खिचड़ी मिलेगी। इतना हल्का भोजन और सादा भोजन करते हैं? बिल्कुल सादा। नरेंद्र भाई आपसे 2 साल बड़े, आप उनके पीठ पीछे के, जिसको हम बोलते हैं एकदम बाद वाले, तो भाइयों में झगड़ा बड़ा होता होगा? छोटे थे तब मेरा ये ले लिया, मुझे देता नहीं है, नहीं ऐसा है वैसा है, हम दोनों झगड़ते थे। कुछ याद है आपकी बचपन का कोई किस्सा आपको याद हो? तो कई बात है कि एक तो नरेंद्र भाई आप क्या बोलते हो, यहाँ लखोटी बोलते हैं, अंटिया। हाँ। हम जब अंटिया खेलने को जाते थे तो यदि हारने का वक्त आता था, ऐसे गोल राउंड में अंटिया रखने का और दूर से उसको ठोक के जो बाहर निकले वो अपनी निशाना उतारने का, उसका निशाना लेकर, और लगता था कि नरेंद्र भाई हार रहे हैं, तो कभी हार कबूलने की तैयारी नहीं रखते हैं। वो स्वभाव आज भी है? आज भी है। वो हार को जीत में पलटने के लिए पूरी हड्डियां को उठा के किसी के छपरे पे फेंक देते थे, जाओ ले आओ सब। कभी उन्होंने हार मतलब या तो जीतूंगा या खेल बिगाड़ दूंगा। दूसरी बात है कि नरेंद्र भाई कभी भी किसी की कैप्टनशिप में खेले नहीं है। कबड्डी चाहे हो, खो खो हो, वॉलीबॉल हो, कैप्टनशिप उनकी ही रहती थी। वो आज बरकरार है और कैप्टनशिप आज भी चल रही है। इसलिए उनको वो आडवाणी जी कैप्टनशिप में नहीं खेले, इसलिए वो जो है केशव भाई की कैप्टनशिप में नहीं खेले। नहीं, खेला है, उन्होंने खेला है। केशव भाई को भी खेला है और अडवाणी जी को भी खेला है, लेकिन तकदीर का तगाजा है और आम जनता की सोच है। तो ये भाषण देना कहाँ सीखा नरेंद्र भाई ने? नरेंद्र भाई की जो वक्तृत्व कला है, जो भाषण देने की स्टाइल है, वो बहुत देश में कहा जाता है कि नरेंद्र भाई सब पे इसलिए भारी है कि वो इतने अच्छे वक्ता हैं कि वो अपनी बात को जनता तक बहुत अच्छे तरीके से पहुंचाते हैं। राहुल गांधी वहाँ पीछे रह जाते हैं। ये भाषण देना उन्होंने कहाँ सीखा? कुदरती बख्शिश होती है, इसके लिए कोई क्लासेस नहीं होते। ये कुदरती बख्शिश, और जो उन्होंने पूरी जिंदगी में सहन किया है, जमीन के साथ जुड़े हुए रहे, वो हवाई जहाज में घूमे नहीं थे। हवाई जहाज में घूमने का समय तो अभी आया उनका। पहले वो सामान्य बस में घूमते थे, साइकिल पे जाते, ट्रेन में घूमते थे, साइकिल लेकर जाते थे, झोले में चना और गुड़ रखते थे, आदिवासी विस्तार में घूमते थे। तो जो कुछ देखा है, जो कुछ झेला है, वो आज उनकी जुबान पे आ रहा है।
और वही इंसान बोल सकता है। लोग कहते हैं कि नरेंद्र भाई जो है वो बहुत एरोगेंट हैं, बहुत अहंकारी हैं, बहुत घमंडी हैं। अब आप कह रहे हो कि वो तो सड़क पे घूमते थे, बस में जाते थे, झोले में गुड़ रखते थे, चना रखते थे। इतने सामान्य जीवन से निकला हुआ आदमी इतना एरोगेंसी कैसे? लोग नहीं कहते कि नरेंद्र भाई घमंडी है। जो लोग कहते हैं क्योंकि उनकी सोच है कि वो बोले वो करे, वो बोले उसमें हाँ पूरा है। नरेंद्र भाई का स्वभाव नहीं है। सच के साथ वो खड़े रहते हैं। सच के लिए वो कोई भी इंसान, चाहे देश का सामान्य नागरिक भी बात रखेगा, वो उसके ऊपर उनको गौरव होता है और वो बात स्वीकारने जैसी होती है स्वीकारते हैं। लेकिन जिस लोगों को गलत काम करना है, देश को बर्बाद करना है, देश की संपत्ति को लूटाना है, जो पहले लूटा ही है आज भी वही काम करना है, वो लोग कुछ न कुछ एरोगेशन करेंगे। उनको घमंडी कहेंगे, अभिमानी कहेंगे, रावण भी कहेंगे। लेकिन इससे नरेंद्र भाई के स्वभाव में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उनके लिए तो सच्ची बात है, सत्य काम करना है, लोगों का हित का काम करना है, वो एक ध्येय है। तो फिर वो तो सबको छूट है। अच्छा प्रहलाद भाई ये बताइए कि जब पिताजी माताजी से वो आज्ञा लेके आने लगे तो माता पिता को ये नहीं लगा कि भाई 20 साल का लड़का है, जवान लड़का है, अब काम धंधा करे, परिवार को संभाले, घर को संभाले, दूसरे भाइयों की हाथ बटाए, बड़े भाइयों का? उन्होंने इजाजत कैसे दे दी कि जाइए आरएसएस का काम करिए? रोका नहीं? वही है हमारे संस्कार, परिवार का संस्कार वही है कि उसकी इच्छा है देश की सेवा करने का, तो फिर उसको परिवार से बांधकर क्यों उसको उसकी इच्छाओं को दबा देवे? परिवार इसीलिए तो स्वीकार करता है। माँ, पिता, भाई, बहन सब खुश थे। पिताजी कोई नाराजगी नहीं थी। आपके पिताजी कब नहीं रहे? 89 में शांत हो गए। तब नरेंद्र भाई आए थे अग्नि संस्कार के समय पे, और अग्नि संस्कार जब संपूर्ण हो गए फिर नरेंद्र भाई अपने काम में लग गए। नरेंद्र भाई एक विरक्त संत स्वभाव है उनका, आप ये कह सकते हैं। मैं नहीं कहता हूं, पूरा विश्व कहता है। मैं नहीं कहता हूं, पूरा विश्व कहता है। उन्हें परिवार से कोई मोह या इस तरह का कोई माया मोह लोभ लाभ नहीं है? मोह माया होती तो हम उनके बंगले में नहीं रहते। दिल्ली जाते तो पंतप्रधान के बंगले में परिवार का कोई परिवार को इस बात का दुख होता है कि दुख का जो देश की संपत्ति 135 करोड़ लोगों की है, हमारे परिवार की अकेली थोड़ी है। नहीं, परिवार के बच्चे, जो छोटे बच्चे होंगे, उनको लगता होगा कि हम दादाजी के पास जाएं। अरे बच्चों को लगे तो टीवी में देख लेने का, यही हमारा गुरु मंत्र है। ये आपके दादाजी हैं? हाँ। आपके कितने पोते हैं, कितने बच्चे हैं? मेरी 3 बेटियां और एक बेटा है। 3 बेटियों में से एक बेटी शांत हो गई 3 साल पहले। जी जी। अभी 2 बेटियां हैं, एक बेटा है। और पोते पोती कितने आपके? बेटे को 1 पोता है और बेटियों को, एक बेटी को 2 पोता है, दो लड़के हैं नाती। एक बेटी को 1 लड़का और 1 लड़की नाती है। तो टीवी में ही अपने नाना जी को, अपने दादाजी को देख लेते हैं? हाँ, खुश रहते हैं हम फोटो देखकर। ये फोटो देखकर खुशी पर्याप्त है? देश का कोई नागरिक कहता है कि हम नाराज हैं। यदि नाराज होते तो हम हेलफेल बोल देते उनके बारे में, या तो घर से फोटो लेकर निकलते कि देखो ये हमारा भाई यहाँ बैठा और हम यहाँ घूम रहे हैं। कोई कहता है अरे हमारा निजी परिवार को छोड़ो, हमारे चचेरे भाई भी खुश है। और प्रमाण क्या चाहिए आप लोगों को? तो अब नरेंद्र मोदी जी कभी उन्होंने आपसे शेयर किया कि राजनीति के बाद उनका
क्या जीवन का उद्देश्य है? जैसे वो कहते हैं कि 75 के बाद वो संन्यास ले लेंगे या 75 के बाद राजनीति नहीं करेंगे। जिसके स्वभाव में सन्यासी जीवन पक्का हो चुका है, वो परिवार से ऐसी बातें कभी कर सकता है? तो नरेंद्र भाई हमसे ऐसी बातें शेयर करेंगे? नरेंद्र भाई का जैसे हमने पाकिस्तान के खिलाफ एक आक्रामक रुख देखा, चीन के खिलाफ हमने उनको देखा कि वो दुश्मन के प्रति, दुश्मन को छोड़ते नहीं, उसके प्रति उनके मन में बिल्कुल भी मुरव्वत नहीं होती, रहम नहीं होता। क्या बचपन में भी ऐसे ही था कि किसी झगड़ा हो जाए तो उसके प्रति? बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं आपको इसका एक प्रमाण देता हूं। चित्तौड़ का महाराजा राणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में पराजित हो गया था अकबर से। तब वो घास फूस की रोटी खा रहा था। तब उसको फिर से खड़ा करने के लिए जो आया था, अपनी पूरी संपत्ति दे दी थी भामाशाह। और भामाशाह जिस समाज से आया है ना, उसी समाज से नरेंद्र मोदी भी आया, यानी तेली समाज। हाँ, साहू समाज। हाँ। तो फिर हमारी कूटनीति क्या होगी? ये तो समाज की कूटनीति है कि कब प्रहार करना और कैसे उसको दबा देना है। आप साहू, तेली साहू राठौर समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। यस, नहीं, सलाहकार हैं। गुजरात में आपको घाची भी कहते हैं। ओबीसी में आप आते हैं। हाँ, हम सब ओबीसी। और इसलिए नरेंद्र भाई मणिशंकर अय्यर को कहते हैं कि हम नीच जाति के, इसलिए हमारे ऊपर तुम हमले कर रहे हो। ये चुनाव का माहौल होता है, चुनाव का काम चुनाव पे होता है। लेकिन ये तो पक्का है कि हम ओबीसी समाज से आते हैं, तो शायद उन लोगों के विचार में ऐसा होगा कि इस देश में लीडरशिप पिछड़ी हुई जातियों के हाथ में न जानी चाहिए, तो विरोधी दल वाले ऐसा प्रहार करते रहेंगे। लेकिन बिछड़ी हुई जातियों को इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। पिछड़ी हुई जाति ने ही राम को जब वनवास में थे तब सपोर्ट किया था। बिछड़ी हुई जाति ने आज़ादी में जो संघर्ष में काम किया है, वो न तो बिल्डर ने किया है न मिल मालिकों ने किया है। इसीलिए इस देश की ईंट समझो, नींव की ईंट तो बिछड़ी हुई जातियां ही है। लेकिन कमभाग्य है बिछड़ी हुई जातियों का उस टाइम कि वो अशिक्षित थी। अब शिक्षित हो रही है तो अब बता रही है कि भागो तुम, बिछड़ी हुई जाति अब आ रही है। बहुत धन्यवाद प्रहलाद भाई आपका दर्शकों से बात करने के लिए। आप देख रहे थे नरेंद्र मोदी जी के सगे छोटे भाई, जो महज 2 साल छोटे हैं नरेंद्र भाई से, प्रहलाद मोदी जी को, जिन्होंने कहा कि ये हमारा सौभाग्य है कि हमारा भाई पंतप्रधान है और हम पूरा परिवार ये संकल्प कर चुके हैं कि हमारी किसी भी वजह से, हमारे किसी भी हरकत से, कार्यकलाप से नरेंद्र भाई का नाम खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो कोहिनूर है, वो सोना है, सोना ही रहेगा। और उसको कितना ही बदनाम करने की कोशिश की जाए, कितना ही उसको अपयशित करने की कोशिश की जाए, लेकिन सोना सोना ही रहेगा। ये दृढ़ निश्चय संकल्प प्रहलाद भाई की बातों से लगता है। उन्होंने कहा कि हमें कोई गम नहीं है इस बात का कि हम प्रधानमंत्री के ऑफिस नहीं जाते, उनके घर नहीं जाते, उनके बंगले नहीं जाते। हमें तो इस बात की खुशी है कि हमारा भाई 135 करोड़ भारतीयों की सेवा कर रहा है। हमने हमारा भाई देश को दे दिया है, 135 करोड़ जनता को दे दिया है। देखते रहिए डिजाइना न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए डिजाइना न्यूज़।